आप सभी का स्वागत है नमो एबीसी एकेडमी में। और मैं आपका मेंटर यशवर्धन राय। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत छोड़ो आंदोलन। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, गांधी के आंदोलनों की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो वहां पर यह आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। और गांधी के आंदोलनों में अगर हम देखें तो इसके पहले गांधी जी दो आंदोलन भारत में चला चुके हैं। एक है असहयोग आंदोलन और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और हम इन आंदोलनों को 10-10 साल के अंतर पे देखते हैं। जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन 42 में देखते हैं, तो ठीक इससे 20 साल पहले चले जाते हैं हम 1920 में, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं और 1922 में उसे समाप्त कर देते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में शुरू होता है और लगभग दो चरणों में देखें तो 1933 तक जाते जाते वो भी समाप्त हो जाता है। और उन आंदोलनों को हम पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, आपको समझा चुके कि वो आंदोलन कैसे कब स्टार्ट हुए और उनकी क्या भूमिका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैं देखूं तो इतिहास की समझ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इन्हें देखें, समझें। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज और स्टेट और यूपीएससी के लिए या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किन परिस्थितियों में भारत में शुरू हुआ, आखिर वे क्या कारण थे कि एक तीसरी बार गांधी जी को फिर से, और गांधी जी इस बार कुछ अलग नजर आ रहे हैं, कुछ अलग नजर आ रहे हैं। गांधी इस बार अहिंसा की बात तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हिंसा भी कहीं की जाती तो कायरता नहीं दिखानी, जायज बना देते हैं। वो एक नारा दे देते हैं, यहां डू एंड डाई। और लोगों ने उसे अपनी अपनी समझ से उस नारे को समझा और जिसको जैसा लगा उसने उसका उपयोग किया, क्योंकि मूल जो उद्देश्य था वो था कि भारत को आजाद कराना। ऐसे में देखिए, गांधी जहां पे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में बिलीव करते थे, बट इस आंदोलन में हमें दिखेगा कि जो साधन है वो भी अगर कहीं अहिंसक हो जा रहे हैं, तो गांधी ने किसी भी चरण पर उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, ना ही उन्होंने इस तरह का किया जैसा कि चौरा चौरी के समय में हम देखते हैं कि अगर एक देवरिया जिले के चौरा चौरी जगह पर एक पुलिस थाने में जब पुलिस वालों को घेर लिया जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा, वे बचने के लिए जाते हैं और पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है, वहां 22 पुलिसकर्मी आग के हवाले कर दिए जाते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इन गांधी ने आंदोलन वापस लेने के लिए कभी भी जनता पर दबाव नहीं डाला, बल्कि ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान, क्योंकि जब ये आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित होता है 8 अगस्त को 1942 को, और गांधी और उनके सहयोगियों को, जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, सभी को अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लेती है और आंदोलन एक तरह से नेतृत्व विहीन हो जाता है। और ऐसे में हर व्यक्ति स्वयं ही अपना नेता बन जाता है। इस आंदोलन की खूबी ही यही है, ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है जो अपने आप से आगे बढ़ता है। और कांग्रेस या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो सेकेंडरी लाइन के जो लीडर्स हैं, इस आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। कहीं कोई आदिवासी ट्राइबल इलाका है तो वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। कृषकों को अगर कोई लीडर है, कोई लोकल लीडर है, उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। यहां तक कि इस आंदोलन के दौरान हम देखेंगे कि कांग्रेस ने, जब कांग्रेस को असंवैधानिक या अवैधानिक संगठन घोषित कर दिया जाता है, तो कांग्रेस का छुपा करके, भूमिगत होकर के कांग्रेस रेडियो सेंटर भी चलाया जाता है, जिसे कि उषा मेहता और बाबू भाई संचालित करते हैं, और उससे आंदोलन से संबंधित खबरें प्रसारित की जाती हैं। ये जो प्रवृत्तियां आपको इस आंदोलन में दिखेंगी, बिल्कुल ही अलग लेवल पर जाकर के दिखती है, जहां पर कि गांधी अब हर उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं जिससे कि भारत को तेजी से जल्दी आजाद कराया जा सके। और केवल इतना ही नहीं कि यहां पर गांधी के सामने अंग्रेज एक बड़ी शक्ति के तौर पे खड़े हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर या भारत में अन्य जो धाराएं हैं जो अलग अलग सोच रखती हैं, वे भी यहां पर गांधी के समर्थक नहीं है। वे कहते हैं क्योंकि ये जो एरा है, जो काल है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होता है, 1945 तक जाता है, और ये जो आंदोलन है 1942 में शुरू हो रहा है।
गांधी इस समय को बिल्कुल अप्रोप्रिएट मानते हैं, बिल्कुल सही समय मानते हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए। वहीं पर कई जो हिंदू महासभा जैसे जो संगठन है, या अंबेडकर जैसे हैं जो दलित लोगों के लिए काम करने वाले हैं, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारत की, जो कि रूस का समर्थन करती है, यूएसएसआर का समर्थन करती है, इन सभी लोगों ने कहा कि उचित समय नहीं है, आंदोलन को नहीं चलाना चाहिए, हमें अंग्रेजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी गांधी यहां पर एक बात कहते हैं, अगर इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाए, तो भारत की ही बालू से वो एक कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर देंगे। इतनी उग्रता गांधी जी में इसके पहले कभी नहीं देखी गई। इतनी व्याग्रता, आजादी के लिए इतना उतावलापन, इतनी व्याकुलता कभी नहीं दिखी। लेकिन इस आंदोलन में वो सारी प्रवृत्तियां गांधी की हमें दिखती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि गांधी एक कुशल रणनीतिकार हैं। वे जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जब हम चला रहे हैं, तब कांग्रेस का संगठन या भारत के नागरिक जो कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना चाहते थे, उसमें अपना सहयोग देना चाहते थे, मानसिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है कि वो अंग्रेजों के दमन को बर्दाश्त कर पाए। और अगर उस वक्त उनको कुचल दिया जाता तो वे शायद भविष्य के किसी और आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन यहां पर असहयोग आंदोलन जैसी प्रवृत्तियां नहीं दिखती हैं, बल्कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद की प्रवृत्तियां दिखती, जहां गांधी कहते परवाह ही नहीं करते वे कहते ठीक है, गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको आगा खां पैलेस में रखा जाता है। लेकिन गांधी किसी से ये नहीं कहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, हर सरकारी दफ्तर पे भारत का या कांग्रेस का झंडा लहराया जा रहा है, वे किसी से नहीं कहते हैं कि आप अपना आंदोलन वापस लीजिए, बल्कि वे एक नारा जो दे करके गए हैं वो था कि आप कैसे भी करके इस बार भारत को आजाद कराइए। और उस आजादी के लिए अप्रत्यक्ष तौर पे कहा गया कि डू और डाई में, कि उस आजादी के लिए अगर अपने आप को होम भी करना पड़े, अपने आप को स्वाहा भी करना पड़े, तो आप इस देश के लिए आप अपना निछावर कर रहे हैं, अपने प्राण भी, अपना सर्वस्व। ये बिल्कुल एक डिफरेंट हम देखते हैं स्ट्रैटेजी दिखती है गांधी की, एक बिल्कुल अलग प्रवृत्ति दिखती है गांधी की। तो हम जो इस आंदोलन की जो आपको मैं एक रूपरेखा बताई, इसके महत्व को बताया, तो इन बिंदुओं पे आप ध्यान रखें और विस्तार से एक एक घटना आपके समक्ष रखता हूं, जहां से कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी और हम अपने इस विश्लेषण को उन फैक्ट्स के साथ जोड़ेंगे और एक बेहतर तरीके की एक समझ बनाएंगे गांधी के बारे में, स्वतंत्रता के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी और उसमें हमारी जो सेकेंडरी लाइन थी जो नेतृत्व की, उनका क्या योगदान था। उन सारी बातों की समझ आज इस वीडियो में बनाई जाएगी मित्रों। तो स्टार्ट करते हैं कि गांधी का जो आंदोलन रहा ये कैसा रहा। राइट फ्रेंड्स, तो यहां देखने वाली बात यह है कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन को हम किस रूप में देखते हैं कि एक ऐसा आंदोलन है जो कि राष्ट्र के लिए पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर डिमांड करेगा कि अंग्रेज भारत छोड़ो और भारत जैसा है जिस स्थिति में उसको उसी हालत में छोड़ के आप चले जाइए। तो हम आगे बढ़े तो हम एक एक फैक्ट्स को आप देखते हैं, आपको डिटेल बताते जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि यहाँ पर गांधी जी की आखिर मांग क्या है, क्या वो परिस्थितियां बनी जिसको कि हम देखते हैं कि आगे चल के होगा। तो जैसा कि आप पिछले 2 वीडियोस आप देख चुके हैं हमारे, जिसमें हमने आपको बताया था कि 1920-22 के दौरान जो असहयोग आंदोलन चलता है उसके क्या रीजन थे, क्या डिमांड्स थी और उसमें क्या अचीव किया भारत के लोगों ने। देन फिर था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे भी हम देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आखिर क्या हुआ, तो यहां आप देखेंगे कि देखिए यहां से अब हम देखते हैं कि पूर्ण स्वराज, राइट, पूर्ण स्वराज की मांग बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। अब ये कहते हैं कि भारतीय कहते हैं कि अब हम तभी तैयार हैं किसी भी बात पर अंग्रेजों से बात करने के लिए जब वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। देन इसके अलावा आता है कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, युद्ध का समय है और उस सरकार में, और ये जो सुझाव है ये अंग्रेज भी दे रहे हैं। वेबल प्लान में भी ये बात आएगी, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम देखेंगे तो लॉर्ड वेबल ये प्लान लेकर के आते हैं कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाए जिसमें कि
सेनापति या रक्षा मंत्रालय और वाइसराय के अलावा रेस्ट ऑफ जितने भी मेंबर्स होंगे कार्यकारिणी में, काउंसिल में, वो सारे के सारे भारतीय सदस्य होंगे और वो एक जिम्मेदार मंत्री की तरह काम करेंगे। लेकिन यहां पर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन फिर भी भारत को 1942 में या 45 में आजादी नहीं मिलती, बल्कि 1947 में मिलती है। तो चलिए हम इस आंदोलन को जब पूरा आगे बढ़ के देखते जाएंगे तो उन प्रवृत्तियों को हम लगातार समझते जाएंगे। तो आगे क्या हुआ, देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन को शुरू किया जाए, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी या राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ सक्रिय ऐसी प्रवृत्तियां थी जो कि कह रहे थे कि इस वक्त सही समय नहीं है इस आंदोलन को चलाने के लिए। जैसे कि पिछला मैंने उल्लेख किया कि जो हिंदूवादी राइटिस्ट जो संगठन थे उन्होंने विरोध किया, मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने विरोध किया, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी जैसे संगठनों ने विरोध किया, और जो दलितों के अधिकारों के लिए काम करने वाले जो संगठन है उन्होंने विरोध किया। तो एक बड़ा तबका ऐसा लगता है कि जो कि इस आंदोलन से नहीं जुड़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ लगता है हमें, क्योंकि जब हम इसके अंत में जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं अंतिम, वो हमें कुछ और दिखाएंगे, तभी तो अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर गांधी जी जो अपना प्रस्ताव लेकर के आते हैं और गांधी जी को कहा जाता है कि नहीं नहीं गांधी जी, अभी ये सही समय नहीं है। तो देखिए गांधी क्या कहते हैं। गांधी एक बहुत ही कमाल की बात रखते हैं जो कि गांधी की पर्सनैलिटी के एकदम अगेंस्ट है। गांधी क्या कहते हैं, देखिए गांधी कहते हैं यदि संघर्ष का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया तो गांधी क्या करेंगे, कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो कर दूंगा। चैलेंज, सीधे आम खुले आम चैलेंज। कहां पर, गवालियर टैंक में, मुंबई के मैदान, गवालियर टैंक मैदान में गांधी कहते हैं अगर आप तैयार नहीं होते हैं इस वक्त, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनाते हैं, तो मैं कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन शुरू कर दूंगा। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है, कहां से आती है ताकत गांधी में। गांधी को लोगों की समझ है, जनता की समझ है, और उस बात को वो समझ रहे थे कि यस पब्लिक बिल्कुल तैयार है, और विश्व युद्ध ने वो सारी परिस्थितियां दे दी हैं जिससे कि लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अगर हम देखें तो गांधी महसूस कर चुके थे कि लोग तैयार हैं आंदोलन के। या अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान, तब भी गांधी को उचित परिस्थितियां दिखी थी कि उस समय भी विश्व युद्ध का प्रभाव माफ कीजिएगा लोगों के ऊपर दिख रहा था। तो अब यहां पर गांधी क्या करेंगे, एक उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि कांग्रेस तैयार हो जाती है, कांग्रेस के लोग ही तैयार हो जाते हैं। तो ये जो प्रस्ताव है, तो अगर आपका फिल्म से कोई क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखें, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के, बॉम्बे के ऐतिहासिक गवालिया टैंक मैदान में बैठक होती है, और वर्धा का जो प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को कहा जाता है वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है कुछ सुधारों के साथ। देन फिर आता है, गांधी जी यहां बोलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर गांधी जी कहते हैं भाई आपको मैं एक मंत्र देता हूं। गांधी यही वर्ड्स थे गांधी के, कि लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए अगर सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हम इस आंदोलन को कैसे रन करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक मंत्र देके जाता हूं, और मंत्र कुछ ऐसा है, वे कहते हैं डू और डाई, करो या मरो। आपका बड़ा उद्देश्य क्या है, वे कहते हैं राष्ट्र की आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। उसके प्राप्त करने के दौरान अगर आपको प्राण भी निछावर करने पड़े तो जाइए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आप इस देश को आजाद नहीं कर देते हैं। तो डू और डाई का नारा यहाँ पे गांधी जी ने दिया। देखिए इतना कमाल का नारा था कि हर किसी ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने माना। तो ध्यान रखें इस तारीख को आप बिल्कुल भी ना भूलें, 8 अगस्त 1942। और यहाँ पर ये कौन सा प्रस्ताव है, तो वर्धा प्रस्ताव है। और वो कौन सा मैदान है, ऐतिहासिक मैदान, तो आप ध्यान रखें गवालिया टैंक वो मैदान है। इस बात को आप ध्यान रखें। राइट फ्रेंड्स, तो ये है गवालिया टैंक मैदान, और ये कहाँ पे, बॉम्बे में। आपको वर्धा यहाँ दिखे तो ये मत सही है कि मुंबई में नहीं है, वर्धा प्रस्ताव तो जहाँ पे पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई। राइट, और गांधी कहाँ कहते हैं ये बात, तो ये भी ध्यान रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को जब शुरू करना था, कांग्रेस के अंदर में कुछ विरोध दिखा, तब गांधी ने ये चैलेंज दिया कि वे कांग्रेस से बड़ा एक संगठन कर देंगे, बालू से भी। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए इसका आप ध्यान रखिए। देन फिर नेक्स्ट हम अगर पहुंचते हैं कि आगे क्या दिखता है हमें। देखिए अब यहां हम देखेंगे कि आखिर क्या हुआ। इस दौरान स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमीशन आता है भारत, और जो कि कहता है कि भारतीयों को इस तरह के अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग की अपनी कुछ अपनी डिमांड्स थी,
और फिर बाद में कांग्रेस भी उन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तो जो क्रिप्स मिशन आता है वो फेल हो जाता है, वो असफल हो जाता है। और ऐसे में फिर गांधी कहते हैं कि आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और ये उचित समय गांधी को लग रहा था कि लोगों के अंदर असंतोष है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएं क्रिप्स मिशन का फेलियर इसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकंड, अगर हम बात करें कि भारत की सीमा पर जापान आ गया था, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इन इलाकों पर, अंडमान निकोबार पर लगातार बमबारी हो रही थी, जापान आ गया और अंडमान निकोबार पर तो उसने कब्जा भी कर लिया। ऐसे में, और ध्यान रखिएगा, कभी अगर प्रश्न आता है कि भारत की वो कौन सी भूमि थी जिस पर जापान ने सबसे पहले कब्जा किया, तो वो था अंडमान निकोबार आइलैंड्स। देन उसके बाद कोहिमा वगैरह ये सब नागालैंड वाला ये वाला इलाका आएगा। तो ध्यान रखिए, प्रश्न बनता है। तो गांधी कहते हैं कि देखिए, जापानियों से भारतीयों की कोई शत्रुता नहीं है। अगर जापानी भारत पर आक्रमण कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये है कि यहां पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है। अगर ब्रिटिश हमें आज ही छोड़ करके चले जाते तो शायद जापानी भी हमें छोड़ के चले जाएं या हमारे हाल पे हमें छोड़ देंगे। तो यही बात गांधी कहते थे कि क्योंकि यहां पर जापानी आक्रमण का भय बना हुआ है, तो बेहतर है कि हमारी अवस्था और खराब हो तो ब्रिटेन हमें छोड़ के चला जाए। तो सेकंड रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, यहां पर हम देखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहां पर जापान का आक्रमण का डर, एक बहुत बड़ा डर था। और जब जापान यहां पर आ गए बिल्कुल, तो गांधी ने यही कहा। तो देखिए, पहला रीजन आपको बड़ा रीजन दिख गया, क्रिप्स मिशन की असफलता। देन सेकंड हमको दिख रहा है कि दूसरी विश्व युद्ध में जापान का भारतीय सीमा पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण हो गया। तो ये बड़े कारण है। देन इसके अलावा और कौन से कारण हैं, तो अब आप यहाँ एक और चीज देखेंगे। देखिए, ब्रिटेन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं है, और ऐसा ब्रिटेन जो कि कई मोर्चों पर पराजित हो रहा है, हिटलर से, मुसोलिनी से और जापान से। तो ऐसे में भारत के लोगों को भी लगा कि ये अपराजय नहीं है, अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। और ये डर जो था लोगों का, उनके मन से निकल गया कि अंग्रेजों को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि अंग्रेज कई मोर्चों पर पराजित हो रहे थे और वो खबरें भारतीयों तक भी आ रही थी। तो यहां पर हम देखेंगे कि उसी बात को गांधी कहते हैं कि देखिए, जो ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि वो कभी पराजित नहीं हो सकता है, वो कई जगह पर अगर देखा जाए तो युद्ध में पराजित हो रहा है। तो लोगों को एक विश्वास हो गया था कि हम भी इन्हें पराजित कर सकते हैं। तो एक ये रीजन हो गया, तीसरा रीजन। देन इसके अलावा और क्या रीजन बनेगा, तो एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, कुछ वैसी ही परिस्थितियां बन गई जो असहयोग आंदोलन के दौरान बनी थी। अर्थात जब भी कहीं युद्ध होता है तो वहां पर उसके प्रभाव दिखते हैं, पूरी दुनिया पे दिखते हैं। तो मुद्रास्फीति, महंगाई। देन महंगाई अगर होगी तो खाद्य पदार्थों को लोग क्रय नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में जब युद्ध चल रहा है तो सारी सप्लाई कहां जा रही है, वॉर की तरफ जा रही है। चाहे खाने पीने की वस्तुएं सैनिकों के लिए, कपड़े हैं तो सैनिकों के लिए, उद्योगों में जो कुछ भी बन रहा है वो सब सेना को सप्लाई किया जा रहा है। तो लोगों के पास जो आवश्यक वस्तुएं वो मिल नहीं पा रही हैं, और इतने ऊंचे दाम पे मिल रही कि हर आदमी उनको खरीदने में सक्षम नहीं है। तो मुद्रास्फीति बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, जिसके कारण लोगों की समस्या बढ़ गई। तो यहां हम देखेंगे कि भारत, देखिए, युद्ध के दौरान आर्थिक स्थिति खराब कर दी भारतीयों की, मुद्रास्फीति अपनी चरम पर थी और खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। अब इस समय के माहौल को अगर देखें तो आंदोलन के लिए एकदम फर्टाइल लैंड तैयार है, एकदम उर्वर भूमि तैयार है, और गांधी ने उस बात को समझा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। राइट फ्रेंड्स, तो ये वो रीजन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं प्रारंभिक तौर पर, जो कि दिखते हैं कि आखिर क्या हुआ। अब सवाल आता है कि पूरा घटनाक्रम भी थोड़ा सा देख लिया जाए, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऑपरेशन जीरो आवर की बात हमने की थी स्टार्टिंग में, तो आखिर वो क्या है, क्योंकि यहां से लगातार प्रश्न बनते रहे हैं, और ऐसा शायद ही कोई राज्य हो जहां पर गांधी के आंदोलन से प्रश्न ना पूछा जाए, या यूपीएससी में ना पूछा जाए, वनडे के एग्जाम्स में ना पूछा जाए, या एक सामान्य व्यक्ति की भी आवश्यकता होती कि आखिर वो गांधी को समझे। और खासतौर से वर्तमान का जो समय चल रहा है, जहां पर कि पुराने जितने राष्ट्रीय नेता हैं उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल होकर के एक जस्टिस की बात करूंगा कि गांधी की जहां कुछ खूबियां, एक रणनीति की बात करें, तो वहां पर गांधी को समझना बहुत आवश्यक है। राइट फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूं और न्यूट्रल होकर के इतिहास की व्याख्या करता हूं, आपके सामने अपनी बातों को रखता हूं, कैसे होके, तटस्थ होकर के। राइट फ्रेंड्स, तो यहां देखते हैं, देखिए 8 अगस्त 1942, राइट फ्रेंड्स, तो 8 अगस्त 1942 को क्या होता है जी, देखिए
यहां पर प्रस्ताव पास हो जाता है किस चीज का, कि भारत छोड़ो आंदोलन का। देन इसके अलावा देखें 9 अगस्त 1942 को जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनकी गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें, ऑपरेशन जीरो आवर सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर, जिसमें इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल आता है कि इनको कहां कहां रखा गया, तो इस तरह की भी खबरें कई बार आती हैं कि किसको कहां पर रखा गया, तो हम चलिए वो भी आपको यहां बता देते हैं कि किसको कहां रखा गया। सीधा गांधी की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी है, दान सरोजनी नायडू, भूला भाई देसाई, इन सबको रखा गया आगा खां पैलेस में। और ये आगा खां पैलेस कहां पर था, आगा खां पैलेस है पूना में, पूना महाराष्ट्र में, वहां पर इनको नजरबंद रखा गया। राइट फ्रेंड्स। देन इसके अलावा और भी अगर किसी की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत, इनको रखा गया अहमदनगर के किले में रखा गया। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिसमें ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि आगा खां पैलेस कहाँ है, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके नजरबंद करके कहाँ रखा गया, तो वो आप ध्यान रखें कहाँ रखा गया। सेकंड, यहां से एक दो प्रश्न और बनेंगे कि कई जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट या स्वतंत्र सरकार बना ली जाती है, तो वो कौन सी ऐसी जगह, तो आज हम आगे इसमें देखेंगे। फिर सवाल आता है कि जो भूमिगत आंदोलन चलाए जाते हैं, राइट, भूमिगत गतिविधियां, जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन जैसे लोगों के द्वारा कई जगह पर चलाई जाते हैं भूमिगत आंदोलन, गुरिल्ला वॉर की तरह चलाए जाते हैं, जहां पर कि, और जेपी का तो ये कि जेपी हजारीबाग के जेल से भाग जाते हैं, नेपाल की बॉर्डर पर पहुंच जाते, तराई इलाके में रहकर के लगातार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से अच्युत पटवर्धन, और अच्युत पटवर्धन के तो मददगार जैसे कि वो मुखर्जी, राइट, सुमति मुखर्जी, उन्होंने बहुत अधिक मदद की उस आंदोलन को। बाद में चल के वो हम देखेंगे भारत की फेमस उद्योगपति बनती है वो महिला। राइट फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं हम इसमें। और अब देखिए, तो सवाल जो हमारे सामने आए हैं उनके उत्तर भी हमें हमारे इन्हीं नोट्स में मिलते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जब बैठते हैं तो अपना कॉपी और कलम लेकर के बैठे ताकि अपने नोट करते जाएं। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के वहां से भी नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और कहूंगा कि हम लोग इस वक्त जिस शहर में हैं वो है मध्य प्रदेश का भोपाल शहर, और भोपाल शहर में वो हम क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कि लोग दिल्ली भागते हैं, वो हम आपको यही आपके इसी शहर में देने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी है तो आप आ सकते हैं भोपाल में, और हमारे संस्थान में आप अपनी कक्षाएं ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आप हमारे ऐप के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए यूट्यूब तो एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे संस्थान का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराई जाए, और इस काम को हमारी पूरी टीम बहुत ही बोलेंगे कि पूरा एफर्ट लगाती है, बहुत हार्ड वर्क करती है। वो सारे कंटेंट आपके सामने बहुत रिसर्च करने के बाद रखते हैं, जिसके लिए कि आपको दर दर भटकना पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर इंटरनेट पे भी आप सर्च करते हैं, गूगल पे भी अगर आप जाते हैं तो इतना सारा मटेरियल मिल जाता है, लेकिन उसमें से काम का क्या है उसे छांटना बहुत जरूरी है। तो फिर सेकंड आता है उसकी व्याख्या कैसे की जा रही है, क्या उसकी तटस्थ व्याख्या की जा रही है या फिर किसी खास विचारधारा से प्रेरित होकर के या तो पक्ष में बोला जाएगा या उनको आलोचना की जाएगी। तो उन चक्रों में हमें नहीं पड़ना, बल्कि हमें एक सही इतिहास की दृष्टि का विकास करना है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे चलते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो देखिए भूमिगत आंदोलन और एकदम नई प्रवृत्ति है यहाँ पर। अब तक के जितने भी आंदोलन अगर हम देखें तो क्रांतिकारियों के तो हमने देखे कि भारत में जो क्रांतिकारी संगठन चल रहे हैं वो भूमिगत आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी पहली बार हम देखते हैं कि न केवल सक्रिय बल्कि भूमिगत होकर के भी अपने आंदोलन को चला रही है। और गांधी यहाँ पर किसी भी तरह से आंदोलन को वापस करने के लिए अपनी जनता से, देश की जनता से, अपने फॉलोअर से कोई विनती नहीं करते। गांधी कहते ठीक है जाओ, मैंने नारा दिया, डू और डाई, जाओ, जब तक देश आजाद ना हो जाए अपने प्रयास जारी रखो, जब तक जान है तब तक जारी रखो अपने प्रयासों को। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए सरकार काफी कुछ कोशिश करेगी कि कैसे इन भूमिगत आंदोलनों को दबाया जाए, लेकिन कुछ ऐसे आंदोलन हैं जो कि इतिहास में अमर हो गए, और उनमें से एक है जय प्रकाश नारायण का। तो 9 नवंबर 1942 को जेपी अपने 5 साथियों रमानंद, सूरज, योगेंद्र,
गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं और ये जाते हैं नेपाल, जो बिहार से लगा हुआ जो नेपाल की सीमा है वहां जाते हैं और वहां से रामानंद और जेपी एक समानांतर सरकार का गठन कर देते हैं। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता रहेगा 17 में समानांतर सरकार है, देन फिर आप देखेंगे नेपाल की सीमा पर जेपी और रामानंद ने अपने समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है। देन बंगाल का मिदनापुर है, वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी जगह आपको दिखेंगी जहां पे पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी। सतारा हो गया, मेदिनीपुर हो गया, या नेपाल की सीमा पर हो गया, राइट फ्रेंड्स। तो इनके एक एक करके हम नाम सब लेते जाएंगे। देन फिर आता है कि वो कौन से उद्योगपति जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके मदद दी भूमिगत आंदोलनों को। तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम आता है सुमति मुखर्जी जी का। देखिए, सुमति मुखर्जी वे महिला आंदोलनकारी हैं, एक अग्रणी उद्योगपति जो आगे चल के बनती है, और उन्होंने अच्युत पटवर्धन इनको आर्थिक मदद दी राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने के लिए। देखिए, कोई भी आंदोलन हो सर, उसको चलाने के लिए वित्त की बहुत आवश्यकता होती है, और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस ने दिखा दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि वो उद्योगपतियों के लिए भी नीति बनाती है, उनके फेवर में भी काम करती है, तो ऐसे में यहां पर उद्योगपतियों ने भी कांग्रेस के इस आंदोलन को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की, लेकिन भूमिगत होकर के की। तो वो हमें यहाँ पे भी दिखती है। तन एक और प्रवृत्ति हमें दिखती है यहाँ पर, क्योंकि जब भूमिगत आंदोलन चल रहे हैं तो कांग्रेस को अवैधानिक बता दिया कि ये गैर मतलब ऐसा संगठन है जिसपे प्रतिबंध लगाया है, सरकार की तरफ से इनको अपनी कार्रवाई चलाने के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं है, उसको अवैध घोषित कर दिया गया। तो कांग्रेस जो अपना रेडियो स्टेशन चलाती थी उसको भी गुप्त रूप से चलाया जा रहा था, और उसको संचालित कौन कर रहा था? तो उसको संचालित कर रही थी, देखिए, एक तो उषा मेहता है और एक है बाबू भाई। तो बाबू भाई और उषा मेहता, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। ये लगातार आपको कई सारे परीक्षाएं अगर आप देखेंगे प्रीवियस के पेपर्स, तो वहां पे आपको मिलेगा कि उषा मेहता कौन है। तो ये कांग्रेस रेडियो सेंटर को चलाया करती थी, और उनके साथ कौन थे? बाबू भाई, राइट फ्रेंड्स। तो ये वो चीजें हैं जिन्हें आपने याद रखना है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। हम बात कर रहे थे कि समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट, तो कहां कहां की है पैरेलल गवर्नमेंट अगर हम देखें तो देखिए कई सारी जगह पे देखेंगे, तो इनमें से चित्तू पांडे का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कहां पर? बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में अगर देखें तो यहां पर बलिया में इन्होंने गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बलिया में क्या कर लिया? समानांतर सरकार एस्टेब्लिश कर ली। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब सरकार वहां से भाग गई, अंग्रेज सरकार की सारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, कांग्रेस का झंडा फहरा दिया, और जितने कर्मचारी वो छोड़ के भाग गए, या तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने वहां पर सारा जो सरकार का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, वो सारा उन्होंने संभाल लिया। तो इस तरह से वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। जैसे कई जगह पे हम देखते थे कि नक्सली इलाकों में नक्सलियों ने पैरेलल गवर्नमेंट बना ली, जो कि हम कहेंगे कि गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पर भी अंग्रेजों के लिए तो गैर कानूनी है, लेकिन भारतीयों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय भले वो कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बनाई, लेकिन भारतीयों ने दिखा दिया अंग्रेजों को कि वो अंग्रेजों को कहां तक मात दे सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। इसको आप ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश के बलिया में कौन है? तो चित्तू पांडे मैच करने के लिए आ जाता है, तो वहां ध्यान रखें। सेकंड आता है मिदनापुर का तामलुक, यहां पर भी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई जिसको जातीय सरकार कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखें, एक तो बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा, और तामलुक में मिदनापुर जिला जो तामलुक है वहां पर ही पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। लेकिन अगर आता है आपके सामने सवाल कि सर्वाधिक लंबे समय तक कौन सी सरकार चली, तो जब भी ये नाम आएगा तो आप इसको कह सकते हैं कि सबसे लंबी अवधि तक, तो वो है सतारा में, राइट फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का सतारा। और यहां पर कौन कौन थे? तो यहां पर हैं वाई.वी. चव्हाण और नाना पाटिल, राइट फ्रेंड्स। तो वाई.वी. चव्हाण और नाना पाटिल जिन्होंने सरकार बनाई, वाई.वी. चव्हाण को आप ऐसे समझ जाइए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने, और एक बार जो बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे अशोक चव्हाण, उनके पिता थे वाई.वी. चव्हाण, राइट फ्रेंड्स। तो इसको आप ध्यान रखें, कौन था? सतारा की सरकार किसने बनाई? नाना पाटिल और वाई.वी. चव्हाण ने बनाई, और ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। तो यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, इन प्रश्नों को कैसे आपने हल करना है, राइट फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं इन परिस्थितियों में आखिर क्या होता है। तो जब ये परिस्थितियां चल रही हैं तो देखिए सरकार के अंदर के लोगों में भी हलचल मच गई।
वॉइस रॉय की काउंसिल के कुछ मेंबर कहते हैं कि गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, गांधी जी की डेथ होने की संभावना है और हम सरकार की इस बात से सहमति नहीं रखते हैं जो सरकार जिस तरह से आंदोलन को दबा रही है, कुचल रही है, राष्ट्रीय आंदोलनों के जो नेता उनको गिरफ्तार कर रही है और उनको मरने के लिए जेलों में छोड़ दिया गया है। और इस बात पर 3 मेंबर्स ने वॉइस रॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। वो कौन कौन से हैं इस बात को ध्यान रखिए। देखिए वो कौन कौन है, तो ये 3 सदस्य हैं, MS अणी, NR सरकार और है HP मोदी। इन्होंने वॉइस रॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा इस बात पर दे दिया कि गांधी जी को रिहा किया जाए। सरकार रिहा नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी सरकार के साथ असहयोग कर रहे हैं और हम गांधी जी के लिए अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। तो ध्यान रखें, यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहें, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अब तक हमने जो देखा तो हमने समानांतर सरकारों को देख लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां पे बनी, सबसे लंबी कहां की रही। भूमिगत आंदोलनों को देखा, भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हमने ये भी देखा। आंदोलन के लिए क्या उचित परिस्थितियां थी कि भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया, हमने उसको देखा। और गांधी की उस प्रवृत्ति को देखा कि गांधी इस बार अहिंसा की जगह कहते हैं डू और डाई की बात करते हैं। तो एकदम नवीन प्रवृत्ति हमें इस आंदोलन में दिख रही है। अब सवाल आता है कि आखिर इस आंदोलन में और क्या क्या हुआ, उसका इंपॉर्टेंस क्या हासिल किया। तो फ्रेंड्स अगर देखें तो यहां पर हमें कुछ नई चीजें दिखेंगी। एक तो हमें युवा दिखेंगे, कृषक दिखेंगे और महिलाएं और मजदूर वर्ग, ये बड़े पैमाने पर इसमें शामिल होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो जो हिंदूवादी संगठन, देन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग, देन इसके अलावा कम्युनिस्ट जो हैं वो हमें यहां नहीं दिखेंगे। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो अंबेडकर, राइट फ्रेंड्स, तो अंबेडकर का भी हमें यहां पर उतना समर्थन नहीं दिखेगा। वाई, देखिए इनके अपने रीजन है। जो हिंदूवादी जनसंघ जैसे जो संगठन है उन्होंने कहा कि देखिए क्योंकि ये राजभक्त संगठन है सबके सब और अंग्रेज इन्हें समर्थन देते हैं और कांग्रेस के अगेंस्ट इनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं गांधी के और कांग्रेस के आंदोलन के विरुद्ध। अंग्रेज इनकी सारी बातें मानते हैं और आप तभी देखते हैं कि देश का विभाजन क्यों हुआ, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण हुआ। तो यहाँ पर जनसंघ हो गया, मुस्लिम लीग हो गई, कम्युनिस्ट हो गए। जो और कम्युनिस्टों का रीजन भी क्या था, कम्युनिस्ट कहते हैं कि देखिए क्योंकि इस युद्ध में रूस भी शामिल है, USSR भी शामिल है और USSR एक कम्युनिस्ट या समाजवादी देश है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के अगेंस्ट किसी भी तरह से कांग्रेस को या गांधी के आंदोलन का समर्थन नहीं करते। और जहां अंबेडकर की बात आती तो BR अंबेडकर कहते थे कि मेरा सबसे पहला अगर कोई दायित्व है तो वो है मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए कि उनको मैं राइट्स दिलवा पाऊं, उनको आजादी दिला पाऊं जो उनके साथ अब तक बुरा व्यवहार हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने देख लिया कि इन संगठनों ने क्यों मदद नहीं की। अब सवाल आता है आगे की प्रवृत्तियां भी आपको बता दी जाए कि डेवलपमेंट्स कैसे चल रहा है आंदोलन का। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस आंदोलन में हमें 3 चरण स्पष्ट दिखते हैं। वे क्या क्या हैं? पहले चरण में अगर हम देखते हैं तो ये आंदोलन सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित दिखता है और दूसरे चरण में अगर हम देखें तो ये पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्र तक इसका विस्तार हो जाता है और तीसरे चरण तक आते आते ये आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो देखें हम जैसे पहला चरण अगर हम देखें तो पहले चरण में हमें यहां पर क्या दिखता है, शहरों तक सीमित दिखेगा। दूसरे में हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों तक ये इसकी पहुंच हो जाती है और तीसरे चरण तक आते आते हम देखेंगे भूमिगत गतिविधियां और क्रांतिकारी घटनाओं का वर्चस्व रहा। और गांधी देखिए, ये वही गांधी हैं जिन्होंने 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में 22 पुलिस वालों की जब हत्या हो जाती है, एक दुर्घटना समझ लीजिए उसको, मैं ये कहूंगा हत्या की जगह, कि एक पुलिस चौकी में वो रहते हैं और उसमें आंदोलनकारी आग लगा देते हैं और गांधी क्या करते हैं, गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं। जिसमें हम उस वक्त के बड़े बड़े लीडर्स को देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि केरल के गांव में कोई घटना घटती तो हिमालय के गांव को सजा देना कहां तक युक्तियुक्त है।
सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि बस आंदोलन ये हमारे को अचीव होने वाला था, हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी। गांधी ने भी ये बात कही थी, लेकिन बड़ा क्षोभ होता है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। मतलब गांधी का बहुत विरोध हुआ था, लेकिन यहाँ पे गांधी स्वयं क्या कर रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि डू एंड डाई, डू एंड डाई, जाओ करो और मरो। और क्रांतिकारी गांधी स्वयं क्रांतिकारी बन गए। यहाँ पर ये बहुत ही एक गांधी के अंदर एक ऐसा परिवर्तन दिखता है जो कि इसके पहले के गांधी में नहीं दिखा। तो गांधी एकदम नए रूप में दिखते हैं। हालांकि गांधी अभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड ये आता है कि इस आंदोलन को, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, कि समर्थन किस किसने नहीं दिया, किस किसने दिया। तो कृषकों की अगर हम बात करें तो देखिए कृषकों का पूरा समर्थन मिलता है इस आंदोलन को, ट्राइब्स का पूरा समर्थन मिलता है इस आंदोलन को। किसने नहीं दिया, तो हम यहां देखेंगे कि देखिए यहां पर हिंदूवादी संगठन, इन्होंने समर्थन नहीं दिया। अगर हम बात करेंगे कि जैसे हिंदू महासभा या साम्यवादी दल, तो राइट, अब इनके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, देखिए साम्यवादी कम्युनिस्ट, इन्होंने समर्थन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का सहयोगी बन गया था यूएसएसआर, रूस, राइट। और हम देखेंगे कि यहां पर 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात रूस में साम्यवादियों की सरकार की स्थापना होती है और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन अपने आप को रूसी साम्यवादी समाजवादियों के साथ जोड़ करके चलता था। ऐसे में जब यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोगी बन जाता है, तो यहां पे भारत के साम्यवादी भी कहते हैं कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी के किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वे अंग्रेजों के साथ रहेंगे। और इसके अलावा और देखें तो वहां पर हम देखते हैं मुस्लिम लीग, राइट फ्रेंड्स। तो मुस्लिम लीग, तो जहां पे हिंदुओं का संगठन और मुस्लिमों के संगठन गांधी के आंदोलन से अपने आप को दूर रखते हैं और राजभक्ति दिखाते हैं। एक और प्रवृत्ति यहां में दिखती है और वो प्रवृत्ति हमें दिखेगी अंबेडकर के आंदोलन में। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के दलित, शोषित, डिप्रेस्ड क्लास के लिए लगातार उनको कैसे अधिकार मिले इसके लिए आंदोलनरत थे, तो वो सभी इसमें नहीं दिखते, क्योंकि इन सभी लोगों के अपने अपने संगठन उस वर्ग के हितों की पूर्ति में लगे हुए थे, ना कि राष्ट्र की भक्ति में या राष्ट्र की स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने आप को स्वाहा करने के लिए। तो ये प्रवृत्ति भी यहां में दिखती है, ये सभी के सभी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इस बात का आप ध्यान रखें यहां पर कि कृषकों की, आदिवासियों की, सभी की भूमिका है इसमें, युवाओं की, महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन यहां पर हिंदू महासभा, हिंदूवादी संगठन, मुस्लिम लीग और उसके अलावा साम्यवादी या अंबेडकरवादी जो थे, वे अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखते हैं। लेकिन तब भी आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बन जाता है कि अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ता है कुछ ही वर्षों बाद कि वे भारत को आजाद करके चले जाते, क्योंकि यहां पर जो पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी हुई, सेना के अंदर विद्रोह हो जाता है, पुलिस के अंदर विद्रोह होता है, प्रशासनिक अधिकारियों के उनके विश्वास डवाडोल हो जाते हैं अंग्रेजों के कि हम क्या इन पर भरोसा करें। ये प्रवृत्तियां यहां देखने को मिलती है। फिर आता है इसमें सेकेंडरी जो टीम है, सेकेंडरी जो लीडरशिप है, उसका विकास दिखता है, क्योंकि बड़े बड़े जितने लीडर हैं, ऑपरेशन माफ कीजिएगा उसको, जब गिरफ्तार कर लिया जाता है जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत, तो जो सेकेंडरी लाइन है लीडरशिप की, उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया। अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, जय प्रकाश नारायण, आरपी गोयनका, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक और सुमति मुखर्जी, इस तरह के नेता उभरते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो यहां आते आते अंग्रेजों को कुछ ऐसा लगने लगा था कि अब शायद ज्यादा दिन वो भारत पर बल के प्रयोग करते हुए सत्ता कायम नहीं रख पाएंगे। तो यहां पर लॉर्ड वेवल 1943 में एक प्लान लेकर के आते हैं, जिसे कहा जाता है वेवल प्लान, वेवल योजना। और इसमें वे वो बातें रखेंगे, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक रूपरेखा बता देता हूं कि इसमें वे क्या कहने वाले हैं। वे कहते हैं कि भारत में वॉइस रॉय और मुख्य जो कमांडर है, सेनापति, उसके अलावा रेस्ट ऑफ जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो सभी भारतीय होंगे, सिवाय सीमांत जो क्षेत्र हैं, विदेशी मामलों में सीमा से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, उन मामलों पे भारत को अधिकार नहीं दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ सारे मामले भारतीय लोग देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहां पर हम देखते हैं अब
वेवल प्लान, तो उसे देखते हैं हम वेवल योजना। तो देखिए, वेवल ने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और प्रधान सेनापति के अलावा जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे भारतीय होंगे, राइट। इसके अलावा रक्षा मामलों को छोड़ करके, और उसमें भी सीमांत और कबीलाई क्षेत्रों को छोड़ करके, सारे विषय भारतीयों को दे दिए जाएंगे, तो भारतीय संभालेंगे। और एक और चीज जिससे कि वो साध रहे थे हिंदू और मुसलमान संगठनों को, उन्होंने कहा कि यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन समस्या यहीं पर आ जाती है कि मुस्लिम लीग कहती है कि यहां पर कांग्रेस अपनी तरफ से मुस्लिम लोगों को नियुक्त नहीं करेगी, क्योंकि मुस्लिमों पर वो कहते हैं कि उनका एक अधिकार है और पूरे भारत के मुसलमानों का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग करती है। और जब कांग्रेस अपनी तरफ से 2 मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त कर देती, यहीं से मुस्लिम लीग विरोध कर देती इस योजना का, और ये सफलता नहीं प्राप्त कर पाती। लेकिन यहां अगर हम देखें तो यहां पर शिमला समझौते तक बात जाएगी, और अगर शिमला समझौता बुलाया जाता है, और यहां एक दो बातें और बताने वाली बात है कि देखिए, इसमें वायसराय के पास जो वीटो की शक्ति है, वे कहते हैं कि उसका असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया जाएगा, नॉर्मली नहीं कि भारतीयों के द्वारा लाया गया किसी प्रस्ताव का विरोध किया जाए। देन इसके अलावा वे कहते हैं कि जो ब्रिटेन में जो भारत मंत्री है, ब्रिटेन की संसद का सदस्य, वो भारत के हित में ही कार्य करेगा, ना कि ब्रिटेन के हित में। और इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों को देखते हुए, वाणिज्यिक हितों को देखते हुए, उन्होंने कहा एक फॉरेन कमिश्नर, हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पहले के जितने भी आंदोलन हुए उससे कुछ अधिक भारतीयों को यहां पर दिया जा रहा था, राइट फ्रेंड्स। और एक और बात उन्होंने कही कि युद्ध के समाप्त होने पर भारत अपने लिए, भारतीय स्वयं एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है, उसकी रिकमेंडेशन पर भारत में संविधान सभा की स्थापना की जाती है, राइट फ्रेंड्स। तो इन सारी प्रवृत्तियों को हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं। और अब ये जो बातें कही गई, इन मुद्दों पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, वहां पर लोगों को बुलाया जाता है शिमला सम्मेलन में। तो देखिए, वेवल के प्रस्ताव पर बात करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक समझौता बुलाया जाता है, और यहां पर 14 मेंबर की जो कार्यकारी परिषद है, उसके लिए कहा जाता है कि अब कैसे नियुक्तियां की जाएं, ये मुद्दा आता है। और यहां पर वही जो मुस्लिम लीग वाली बात मैंने आपको फिर दोहरा देता हूं कि कांग्रेस यहां पर 2 सदस्य अपने नामित कर देती है, और गांधी जी ने तो इसमें भाग लिया नहीं। तो यहां पर जैसे ही हम देखेंगे कि देखिए कौन कौन है, 2 मुस्लिम सदस्य, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के पास है। बस इस मुद्दे पर ये सारा का सारा जो कार्रवाई है विफल हो जाती है। तो अब आप, लेकिन अगर प्रश्न आता है कि यहां पर कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया इस कार्यकारी परिषद में, तो वहां पर नाम आ जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। फिर सवाल आता है कि गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, तो गांधी जी ने इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। यहां मैं एक बात जोड़ के बताऊंगा कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उसमें भी कांग्रेस ने पहली में शामिल नहीं हुए, तीसरी में शामिल नहीं हुए, दूसरे में गांधी जी स्वयं शामिल हुए थे, और लौट करके वो कहते कि मुझे जिस उम्मीदों के साथ भेजा था, मैं गया था, वो मुझे अचीव नहीं हुई, राइट फ्रेंड्स। तो गांधी जी इस तरह की चीजों में शामिल नहीं हुए, तो सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, रेस्ट ऑफ में नहीं। अब अगर हम देखें तो इस मुद्दे पर जो जिन्ना ने विरोध किया, इस मुद्दे पर शिमला समझौता या वेवल का प्लान फेल हो जाता है, और इस तरह से जो आउटकम रहा भारत छोड़ो आंदोलन का, वो निचोड़ मैंने आपके समक्ष रखा। मित्रों, मैं यहां उम्मीद करता हूं कि आप के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप इसे अच्छे से देखें और बार बार देखें, उन चीजों को समझें और नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको उसका कैसे एनालिसिस करना है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स में अगर कुछ आते हैं तो वहां से उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने यहां रखने की कोशिश की है, राइट फ्रेंड्स। और प्रीलिम्स के लिए जो हम अलग से फैक्चुअल क्लासेस चलाएंगे, तो उसमें हम और भी सारे इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो भी वहां पे शामिल करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब
आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। राइट फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। सेकेंडरी, इसे शेयर करें उन लोगों को जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को समझना चाहते हैं, गांधी की रणनीति को समझना चाहते हैं। और देखिए, मैं बहुत तटस्थ होकर के इतिहास की व्याख्या करता हूं, तो प्लीज आप इस बात को समझो और आप भी उसी तरह के माइंडसेट से अपने आप को आगे बढ़ाएं। राइट फ्रेंड्स, तो हम अगले दिन फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।